सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन पास ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थूल पदार्थों की गुण। इस टॉपिक में हम प्रत्यास्था, प्रतिबल, विकृति, हुक के नियम, पृष्ठ तनाव, संजक और असंजक बल, केशिकत्व, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज के सिद्धांत एवं पल्लव के सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो 9वीं और 10वीं में महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण बनेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। वर्षा के बूंद में जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण वह गोलाकार आकृति ले लेती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। जो वर्षा की बूंद में जो पृष्ठ तनाव के गुण होते हैं उसके कारण क्या होता है, द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल में घेरने का प्रयास करते हैं। मतलब जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है वह कम से कम जगह घेरने का कोशिश करता है। ठीक है, मतलब से कम क्षेत्रफल घेरने का कोशिश करता है। इसी कारण वर्षा की बूंद क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। सिकुड़ सिकुड़ के, जैसे ये स्वतंत्र है, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो पानी की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि। तो वर्षा की बूंदें जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसी कारण क्या हो जाता है, वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं। जल पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण होता है। द्रव की जो बूंद है वह संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का जो प्रयास करता है उसका कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण अभी हमने देखा, पृष्ठ तनाव है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। मतलब जो तेल है वो क्या होता है, पानी के ऊपर ऊपर में फैल जाता है। जैसे ये पानी है तो अब यहाँ पर ये तेल फैल जाएगा। तो ये किस कारण से होता है ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का जो तल का तनाव होता है वह पानी से कम होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, ऊपर तैरने लग जाता है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव को ही पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, पानी की अपेक्षा कम होती है। तेल के जल के तल पर फैल जाने का यही मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए फैलता है क्योंकि। तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों फैलता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घनत्व मतलब वही तनाव को बोला जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। साबुन की दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले, मतलब समझ लो एक इतना छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इन दोनों व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। एक नली के द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाएगा तो क्या घटित होगा। तो उसमें क्या घटना घटेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा।
तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है। अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ से बने चार तार एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। अलग अलग टाइम्स में एक ही भार से खींचे जाएंगे। उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। इन चारों को अलग अलग भार से खींचा जाएगा, तो किसमें दैर्ध्य वृद्धि अधिक होगी, ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार, इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी आप देखना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ये एग्जाम के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, लेकिन इसका एक कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हैं। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो तो सबसे पहले केशिकत्व क्या है, जिसका प्रेजेंट या एब्सेंट देखना है हमें। तो केशिकत्व का मतलब क्या हो जाता है, द्रवों का चढ़ना, किसी भी चीज में चढ़ना। एग्जाम्पल में द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। किस प्रकार, जैसे कि आप समझ लो एक नली है यहाँ से और एक जगह ये द्रव में है, मतलब एक पानी में ये डूबा हुआ है, और ऊपर से आप हल्का सा खींचते हो तो क्या हो जाता है, ये पानी ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो यही केशिकत्व है। और ये कम हो जाएगा, नीचे भी जाएगा, उसे भी केशिकत्व कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो चिमनी में जो दिया होता है, मतलब चिमनी यहाँ से समझ लो ये चिमनी है जो आग यहाँ से जलती है, तो ये जो रहता है इसका जो रस्सी रहता है वो मिट्टी तेल में पूरा गीला रहता है। तो क्या करता है, यहाँ से मिट्टी तेल में भीगा रहता है, तो ये मिट्टी तेल को अपने ऊपर खींचते जाता है, रस्सी जो है ऊपर में खींचते जाते हैं मिट्टी तेल को, और यहाँ आग यहाँ पर जलने लग जाती है। तो ये भी केशिकत्व कहलाता है, मतलब अपने तरफ किसी को खींचना। और देखा जाए तो स्याही, किसी भी पेन में जो स्याही लगा होता है वो भी केशिकत्व के कारण ही लिखाता है, क्योंकि ऊपर से स्याही नीचे की तरफ जाता है। और आपने बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसमें भी जल की जो पूर्ति होती है वो भी केशिकत्व के कारण होता है। वह धरती से जल को एब्जॉर्ब करता है। तो जिसमें केशिकत्व होता है ये सब कंडीशन हो सकती है। तो उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि ये यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती, मतलब केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता, तो कौन कौन सा सही रहेगा। जैसे केशिकत्व की घटना नहीं होगी, एग्जाम्पल में जैसे वो मिट्टी तेल का जो चिमनी है, जब तेल ऊपर की तरफ खिंचाएगा नहीं तब क्या होगा, उस समय चिमनी जलना बंद हो जाएगा। तो वैसे टाइप का यहाँ दिया हुआ है, तो क्या चीज क्या क्या हो सकता है वो पूछा गया है। पहला देखते हैं, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। तो ये भी, ये देखो ये सही है। केरोसिन दीप का मतलब क्या हुआ, मिट्टी तेल का जो चिमनी होता है उसका उपयोग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केशिकत्व के कारण ऊपर में तेल चढ़ेगा ही नहीं, अगर केशिकत्व का अभाव रहेगा तब, केशिकत्व की परिघटना नहीं होगी तो ये तो सही हो गया। दूसरा, कई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये गलत है, स्ट्रा का प्रयोग करने के लिए खींचना पड़ता है उसे, इसमें केशिकत्व के बेस पर नहीं चढ़ता। तीसरा देखते हैं, शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। तो ये सही है, जो स्याही है वह नीचे नहीं आता तो सूखने में उसको वह विफल हो जाता। चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो ये भी सही है, ये केशिकत्व के कारण पृथ्वी के जल को ग्रहण करते हैं, अगर ये कंडीशन ही नहीं होगा तो ये तो नहीं रहते। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ डिटेल ये दिया है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। इनमें से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, स्याही का सूखना, ये तो केशिकत्व कारण है। ऑप्शन बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व का कारण है, जिससे बड़े बड़े पेड़ को जल की आपूर्ति होती है। सी, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व है, एक दूसरे में जो केशिकत्व के कारण ही फैलाएगा। ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो यह कथन गलत है, यह क्रिया केशिकत्व के कारण नहीं होता है। मतलब केशिकत्व की क्रिया होती है, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त प्रस्वेदन,
संसंजन आदि क्रियाएं भी जरूरी पड़ती है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती है। इसीलिए आंसर ऑप्शन डी गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण है। तो यह तेल का पृष्ठ तनाव इसका कारण है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल और छत्तीसगढ़ के जीएस सभी एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल के भी सारे टॉपिक के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। एक केस नली में जल की अपेक्षा मतलब जल से ज्यादा अच्छा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है, किस कारण से यह अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका मुख्य कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसी कारण यह ऊपर चढ़ता है। ज्यादा और कम में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना ज्यादा होती है। केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, तो उसका आकार में कैसा परिवर्तन होगा। तो उसका आकार बढ़ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर तक सतह तक आएगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जैसे समझ लो, ये जो है एक झील है और यहाँ एक बुलबुला है, तो बुलबुला ऊपर आते आते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यही चीज यहाँ पर बोला गया है। यहाँ छोटा था, अब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है, तो तली के अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। दाब घटने के कारण आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होगा, तो वह घटती है। ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता घटती जाती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षा अधिक विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घटती है। यही कारण है कि जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह किस कारण से। तो इस जीपीएससी और व्यापम में इसे पूछा गया है। तो ये किस कारण होती है, वायु दाब में कमी के कारण क्या होता है, स्याही रिसने लग जाती है। वायु दाब में कमी के कारण। तो हवाई जहाज में जब ऊपर जाती है तो वायु दाब कम हो जाती है, जिसके कारण पेन जो है रिसने लग जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्कल का नियम। तो यह पास्कल के नियम के आधार पर कार्य किया है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब जाता है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंध में एक क्रांति ला दी है।
मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी गई है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ऑप्शन से पहले यहाँ पर कथन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन, लोगों के आवागमन के संबंध में, तो ग्रामीण जीवन में लोगों के आवागमन के संबंध में क्रांति लाई गई है, ये पहला सही है। दूसरा, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, यह भी कथन सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी क्रांति लाई गई है। ऑप्शन सी, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, तो ये गलत है, इससे संबंधित नहीं था। इसके अकॉर्डिंग पहला दूसरा सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल यहाँ दिया है, लोगों मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर पढ़ने में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो इसमें तूफानी मौसम इंगित होती है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना या बताता है कि मौसम तूफान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ये चित्र दिया गया है, फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो यहाँ पर जो छिद्र 2 दिया गया है वह अधिकतम दूरी तक उसे फेंका जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकतम 2। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार यदि जल से भरी टंकी के बीचों बीच में छेद कर दिया जाए तो जल की धारा सर्वाधिक गिरेगी, किंतु प्रश्न में मध्य में कोई भी छिद्र नहीं है। छिद्र 2 पर जल स्तंभ का दाब छिद्र 3 की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इससे अधिक दूर जलधारा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होता है। तो पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंडों में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होती है। तो इसमें कौन सी परिच्छेदिका प्रोफाइल है? इसमें आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते थे। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद कौन सा है? हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्फाल्ट। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्खलित हो जाती है, मतलब जम जाती है, किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है। तो ऊपर जम गया है और नीचे जो जल है वह द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। यहाँ डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ ऊपरी सतह के नीचे पानी जाती है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहती है। ठीक है, शीतकाल में झील की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिससे मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि क्योंकि झील की सतह पर नहीं जमता। झील की सतह पर जल नहीं जमता है, इसी कारण अंदर जल जीव जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या चीज अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व जो रहेगा अपरिवर्तित रहता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किस चीज पर होगा, मतलब कौन से ताप पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा। आंसर ऑप्शन बी। इसको देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन से ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। यहाँ पारद का मतलब होता है मरकरी, मतलब लोहे का एक गोला मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। लोहे के गोला को अगर आप मरकरी में रखोगे वो तो तैरने लग जाएगा और पानी में अंदर डूब जाता है। इसका कारण लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि पारद का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है और यहाँ पर लोहे के आपेक्षिक घनत्व को अधिक बताया गया है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। इसमें कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल, लोहे का गोला पारद मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, मतलब मरकरी का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। अतः ए सही है जबकि कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका वही कारण है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक है इसलिए वह डूब जाता है, लेकिन पारे से कम है और इसलिए उसमें तैरने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि आप देखोगे तो सुई जो है पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना जहाज जो बहुत बड़ा होता है पानी पर तैरने लगती है। किस कारण से? तो इसका कारण बस यही है कि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व किसका अधिक है। अगर लोहे का अधिक है तो वह डूब जाएगा और नॉर्मली वह पानी में डूब जाता है क्योंकि पानी का आपेक्षिक घनत्व कम होता है, और पारे का बोला जाए तो पारे में तैरने लग जाता है, उसका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। इस कारण किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात की प्रदर्शित करता है। जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती है, जबकि जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। तो ये भी कथन और कारण से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन आता ही है कि वे वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होती है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होती है वह डूब जाती है। और याद रखें, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये सारे के सारे जो कंडीशन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन में घनत्व का बात नहीं किया है, लेकिन इसे पृष्ठ तनाव का डाला है, इसलिए इसका आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इस कंडीशन में हमें यह महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्किमिडीज के पल्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी के सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है।
वस्तु के भार में प्रतिदिन कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है। पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगता है, इसी कारण से होता है, तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है और इसे जल में डुबाने पर इसका जल में भार होगा। तो क्या होगा? इसका जल में भार शून्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मली बहुत लोग 200 ग्राम सोचते हैं, क्योंकि जल का भार 200 ग्राम है तो 200 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका भार जो है वह शून्य हो जाता है। इसका कारण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही है। आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, आंशिक मतलब एक अंश मात्र, या पूरे रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, तो पूरे रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। मतलब किसमें? जिसके डुबाया गया है उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार माइनस उत्प्लावन बल, तो भार है बी 200 और उत्प्लावन बल जो है वो भी 200 लग रहा है, तो इस आधार पर दोनों माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। जल में गुब्बारे का भार शून्य हो जाएगा। तो याद रखें, यहाँ पर 200 रहे, 400 रहे, 500 रहे, कुछ भी रहे, वहां उत्प्लावन बल भी उतना ही लगेगा, तो हमेशा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो यह मुख्य कारण इसका अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम दूध से पृथक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है इनका कम। पहले प्रश्न को ही समझ लेते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? इनका क्या कम होता है जिसके कारण वो तैरते हैं? ऑप्शन ए ताप कम होने के कारण, ऑप्शन बी वेग कम होने के कारण, ऑप्शन सी दाब कम होने के कारण, ऑप्शन डी घनत्व कम होने के कारण। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घनत्व कम होने के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण उसके घनत्व कम होने के कारण ही वह तैरने लगते हैं। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल, क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? मतलब कौन से तत्व को कृत्रिम रूप से बनाया गया है, नेचुरली नहीं मिला है, उसे बनाया गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेक्नीशियम को बनाया गया था सबसे पहले। डिटेल। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है, सबसे पहले बनाया गया तत्व। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र के ऊपर होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। तथा शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर होता है, तो वहीं 10% भाग पानी के बाहर होता है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागरों में पलावी बर्फ दिखाई पड़ती है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हमें देखने को मिलता है। पलावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय अधिक घनत्व होते हैं, लेकिन इससे निर्मित बल लवणीय नहीं होता है, वह शुद्ध होता है। क्योंकि प्रश्न में समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए होगा। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव होगा? वह उतना ही होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में शरीर डूब जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख ले हैं। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। आयतन उसमें वृद्धि हो जाती है और घनत्व में कमी हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। तो वहीं जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाता है और शरीर डूब जाता है। इस स्थिति में क्या होता है? पानी का घनत्व कम हो जाता है और शरीर की घनत्व अधिक हो जाती है, जिसके कारण शरीर डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता की अधिकता होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, मतलब नदी से सागर में एंट्री करता है, मतलब समुद्र में, तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। वह नदी की अपेक्षा कुछ ऊपर उठने लग जाता है। इसका कारण, नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। कारण, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, तो इसका कारण भी सही है। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभी हमने ऊपर डिटेल में देखा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और शॉर्ट नोट्स और ट्रिक जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ काफी सारा शॉर्ट ट्रिक डाला जाता है। नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अरे, उससे पहले इस लास्ट क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लेते हैं। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह विश्राम की स्थिति से, स्थित विज्ञान स्टैटिक्स को कहा जाता है और वह विश्राम की स्थिति से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थित विज्ञान स्टैटिक यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।